का मतलब होता है वर्किंग क्लास और लेबर क्लास, बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिया। ये दो तरह के क्लास आए और दोनों में कॉन्ट्राडिक्शंस एंड कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। फॉर व्हाट? फॉर द ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये क्लास स्ट्रगल में हम पढ़ाएंगे यहाँ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो मटेरियल चीजें, इकोनॉमिक चेंज आप देखो कि प्रिमिटिव सोसाइटी से लेके आज तक कैसे कैसे बदला। टुडे इवन मार्क्स प्रेडिक्टेड कि दिस कैपिटलिज्म will be overthrown by the proletariat by communist revolution. एक आएगा communist revolution. It will throw the power and status of the capitalist class, and after that a new society will be formed, that will be communist society, जो शायद कुछ जगह दुनिया में आया, रसा में, चीन में, कुछ और मुल्कों में आया। बट सोशियोलॉजिस्ट मानते हैं द मार्क्सियन ड्रीम ऑफ ए कम्युनिस्ट सोसाइटी हैज नेवर रियलाइज्ड एंड इन फ्यूचर इट विल आल्सो नॉट रियलाइज। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि मटेरियल चीजों को आप देखें कि फ्रॉम प्रिमिटिव सोसाइटी से लेके मॉडर्न इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट सोसाइटी, मोड ऑफ प्रोडक्शन बदला, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन बदले, टेक्नोलॉजी बदले, प्रोडक्शन के तरीके बदले, इंटायर इकोनॉमी बदला, ये सारी चीज बदलते चले गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यस सर। सो दिस इज इन दिस सेंस इट इज कॉल्ड मटेरियल। जो चीजें हैं यानी कि हमारा एक काम करने के तरीके हो गए। आज हम कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठे बैठे काम करते हैं। सर्विस सेक्टर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ गया। सो नेचर ऑफ वर्क चेंज हुआ, काम के तरीके बदले, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया। और हो सकता है कि 1-2 वर्ष के बाद इससे भी बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाए, 100 वर्ष के बाद। सो दिस इज हियर कि द मटेरियल कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी चेंज, और इस तरह से बदलता चला गया, यानी इकोनॉमी बदलाव आते चले गए। मार्क्स ने लिखा है कि इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच शेप्स द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। दो चीज होती है, एक होता है बेस, एक होता है सुपर स्ट्रक्चर। किसी भी सोसाइटी में बेस का मतलब इकोनॉमी से है। आर यू गेटिंग योर पॉइंट्स? सृष्टि, यस सर। अंशिका, यस सर। स्मृति, यस सर। एक एक पॉइंट में एक एक किलो का दम है, एक बार जान लीजिए। इसलिए आप बिल्कुल टर्म को, जब आप मेरा लेक्चर सुने रहोगे, कम से कम वो कॉन्सेप्ट स्टोरी ध्यान में होगा। जब आप बुक पढ़ोगे तो उन चीजों को आप इंटरकनेक्ट कर पाओगे। दो चीज बोला, बेस और सुपर स्ट्रक्चर को समझो। बेस होता है, बेस रिफर्स टू इकोनॉमी, बेस रिफर्स टू मटेरियल थिंग्स, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को, इकोनॉमी को। जैसे जैसे सोसाइटी का बेस बदलता है, यानी इकोनॉमी चेंज होते हैं, परिवर्तन आते हैं, इकोनॉमी मजबूत होता है, नए तरीके आते हैं। तो प्रिमिटिव सोसाइटी एग्री एंशिएंट और फ्यूडल सोसाइटी से आज क्या हुआ, बेस में इकोनॉमिक चीजों में परिवर्तन हो गया। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन बोलते हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इकोनॉमी है, घर के आकार हैं, हमारा काम करने के तरीके हैं, सारे आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर। सो एज मार्क्स ने कहा है कि जैसे जैसे बेस चेंज होता है वैसे वैसे सुपर स्ट्रक्चर बदलता है। सुपर स्ट्रक्चर रिफर्स टू फैमिली, रिलीजन, सोशल वैल्यूज, लाइक दैट। सो मार्क्स हैज कोटेड कि इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच शेप्स द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि आर्थिक बदलाव, टेक्नोलॉजी, मोड ऑफ प्रोडक्शन, काम करने के तरीके जैसे बदलेंगे, इट विल इंट्रोड्यूस कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन द फैमिली, मैरिज, रिलीजन, सोसाइटी की चीजों में वैल्यू बदलते हैं। बिल्कुल सही बात कहा, इसको हम टू ए ग्रेट एक्सटेंट जस्टिफाई करेंगे। हम जब एग्रीकल्चर समाज के जो लोग होते थे, उन वहां जैसा फैमिली था वो आज फैमिली नहीं है। वहां जैसा रिलीजन होता था वह आज रिलीजन में बदलाव आया। तो ये सारे जो रिलीजन में हम सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी की बात आज कर रहे हैं, वह चूंकि बेस में चेंज आया, इकोनॉमी में चेंज आया, सिस्टम में चेंज आया, उस जिसके कारण ये सारा बदलाव पॉसिबल। सो व्हेनेवर द बेस चेंज, बेस मींस मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज, काम के तरीके बदल गया, नेचर्स बदल गया, तो वो corresponding change in the family value, this is called change in the superstructure. So base और superstructure, this concept is clear? Yes sir. बेस क्या होता है, सुपरस्ट्रक्चर क्या होता है, ये चीज ध्यान। बेस मींस इकोनॉमी, इकोनॉमी के साथ साथ टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आ गई। अब मटेरियल प्रोग्रेस में आपको ये दिखा दिया हूं कि प्रीमिटिव, एंशिएंट, फ्यूडल, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट सोसाइटी। अभी तक एक और सोसाइटी मार्क्स ने अभी आया नहीं, पूरी दुनिया में नहीं आया, थोड़ा बहुत चीन में आया, रूस में आया, कुछ और कंट्रीज में ऐसे आए। हमारे देश में भी केरल और वेस्ट बंगाल में कुछ दिन कम्युनिस्ट का गवर्नमेंट चला।
मार्क्स ने ये आइडिया काफी अपीलिंग था। उस समय में लगा कि यस इक्वालिटी होगा, लेबर्स का राइट होगा, तो बहुत ज्यादा लोगों ने इस कम्युनिस्ट आइडिया को अपनाया, फैलाया। कई देशों में कम्युनिस्ट के गवर्नमेंट बने, कई मॉडल्स बने उसके। रसा का मॉडल अलग था, चीन का मॉडल अलग था, तो अलग अलग चीजों को लेकर के डेवलप हो। कम्युनिस्ट सोसाइटी जो मार्क्स का ड्रीम था, इट विल बी एक क्लासलेस सोसाइटी, जहाँ ये नहीं होगा कि ये मैं क्लास नहीं होगा, यानी कि कोई मालिक होगा, मास्टर और स्लैब वाला नहीं होगा, कैपिटलिस्ट और बुजुर्गा जैसे कोई नहीं होगा, बट सोशल स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस में इक्वालिटी हो। पर्सनल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है और ये मेरा जमीन है। सब स्टेट का उसका कंट्रोल रहेगा, सबका प्रॉपर्टी होगा, यानी स्टेट कंट्रोल्ड होगा प्रॉपर्टी, जो रसा में आज भी है, देखने को मिलेगा आपको। सो दिस इज कि उसमें इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए जो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी का आइडिया है कि इसमें क्या होगा, इन्होंने कैसे इन्होंने किया है। अब क्लास स्ट्रगल में आप इसको बेटर समझेंगे, सिंपली कि प्रोलिटेरिएट क्या करेगा एक दिन। आज का जो लेबर क्लास है, वर्किंग क्लास है, वह बहुत ज्यादा शोषण का शिकार है। एंड वन डे दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, कैपिटलिस्ट और प्रोलिटेरिएट। सो वन डे proletariat class by communist revolution, they will overthrow the capitalist by might or by right। अपने ताकत से कैपिटलिस्ट के रूल को उखाड़ फेंकेगा उस रिवॉल्यूशन से। एंड द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट विल बी एस्टैब्लिश्ड। मार्क्स ने कहा कि तानाशाही, यानी कि श्रमिक वर्गों की तानाशाही, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट का मतलब हुआ वह बाय फोर्स, बाय माइट, बाय राइट कैपिटलिस्ट से सत्ता, पावर, राज छीन लेगा और उसका शासन है। यानी कि प्रोलेटेरिएट का जो गवर्नमेंट होगा, दैट विल बी द कम्युनिस्ट सोसाइटी। एंड वहाँ इक्वल होगा, वहाँ इक्वालिटी होगा, कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं होगा रिच और पुअर में। सो द मार्क्सियन ड्रीम इस तरह का सोसाइटी आइडियल सोसाइटी होगा। वहाँ क्लास नहीं होगा कि अपर क्लास, लोअर क्लास, हायर क्लास, मास्टर और स्लैब, या कैपिटलिस्ट और जो प्रोलेटेरिएट, इस तरह के सिस्टम नहीं होंगे। सबके पास कॉमन सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस होगा, लाइक दैट। सो मार्क्स ने कहा कि यही आइडियल सोसाइटी होगा। मार्क्स का लक्ष्य भी वही था, वैसे समाज का निर्माण था, कम्युनिस्ट सोसाइटी का निर्माण करना। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने उसके सारे विजन्स को उन्होंने लिखा है, दास कैपिटल में उसने लिखा है वो सारी चीज। सो दिस इज इट। अब ये देख लिया कि मटेरियल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, प्रीमिटिव सोसाइटी, एंशिएंट सोसाइटी, फ्यूडल, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट सोसाइटी में कैसे कैसे हुआ। और गेटिंग माय पॉइंट्स? यस यहाँ ब्रीफली, सर। यहाँ मैं ब्रीफली मैं पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, की पॉइंट आंसर के टॉपिक्स के अंदर में ला रहा हूँ। आपको डिटेल्स में रनिंग मेटर्स चाहिए तो भी इसके अंदर में है, पीपीटी बना हुआ है, वो आपको रनिंग मेटर में आप स्टोरी की तरह उसको पढ़ोगे। ये सिलेक्टेड पॉइंट है। जब हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म लिखेंगे टॉपिक्स में कोई यदि आता है, so these concepts should be very very clear to you. Is it right? यस सर। अब आगे बढ़ो। अब इसको क्या कहेंगे, अब थोड़ा सा बैलेंस करो। इस देखो आगे जो है आपको एनालिसिस मिलेगा। विथ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म मार्क्स ट्राई टू क्रिएट ए फिलोसफिकल व्यू फाइन। अब इसको फिर से एक बार मैं समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल लो। हीगल का कहना था, हीगल का जो कॉन्सेप्ट था, वह कहता था कि हमने अपनी सोच बदला, सोसाइटी ने अपनी सोच बदला, अपनी थिंकिंग बदली, अपनी परसेप्शन बदली। दैट्स वाई हमारे पास इंटरनेट और स्मार्टफोन और लैपटॉप आ गए। यानी कि टेक्नोलॉजिकल जो हमारे पास आज हमारा जो उपलब्धि है, इट इज ड्यू टू कि हम अपने सोच, हमने वैज्ञानिकता लाई, हमने रेनेसां के दौरान हमने वैज्ञानिक ढंग से सोचना शुरू कर दिया, हमने वैज्ञानिक तरीके को अपनाया। दैट्स वाई क्या हुआ, हमारा आज हमारा हमारा हमारे पास ये चीजें आ गई। लेकिन कार्ल मार्क्स कहता था नहीं, क्योंकि हमारे पास स्मार्टफोन और लैपटॉप आ गया, इसीलिए हम बदल गए। यानी कि सोसाइटी में बदलाव आया, व्यक्ति में बदलाव आया। आर यू गेटिंग योर पॉइंट्स? यस सर। यस सर। हीगल कहता था
कि विचार में परिवर्तन यानी आइडिया में परिवर्तन, सोसाइटी जब वैज्ञानिक तरीके से सोचना स्टार्ट यानी कॉन्शसनेस आया, जागरूकता आया, अवेयरनेस आया, रेशनैलिटी आया, साइंटिफिक थिंकिंग आया, एज ए रिजल्ट ऑफ इट मटेरियल चीजें आया, सोसाइटी में रिलेशनशिप, लैपटॉप आया। हम वैज्ञानिक बहुत हद तक इसका भी बात ठीक है, लेकिन मार्क्स ने भी गलत नहीं कहा कि हमारी सोसाइटी में जो बदलाव होता है, फैमिली में, रिलीजन्स में, हमारे ये इसमें कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी का, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल, यू कैन नॉट इग्नोर इट। ठीक है, यानी कि हम जो कुछ भी हैं कि सम टोटल ऑफ आवर मटेरियल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशंस, बाय प्रोडक्ट उसकी सोसाइटी उसका बाय प्रोडक्ट। तो मार्क्स के बातों में भी हम है, तो इस ढंग से आप इसको समझेंगे। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मार्क्स tried to create a philosophical view which synthesized elements from two opposite views on the nature of reality. Hegelism, idealism in the 18th century, or 18th century materialism. Idealism was an attempt to explain nature of society in terms of development of human consciousness. Human consciousness का मतलब यही समझ लो कि वही आइडियाज, कि आदमी पहले सोया था, वैज्ञानिक नहीं था, डॉगमेटिक बिलीफ था। जब वह वैज्ञानिक तरीके से सोचना, लॉजिकल थिंकिंग, रेशनैलिटी, ये सब आया और अपनी चीजों को लेकर के अवेयर होने लगा, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्शसनेस, दैट इज द आइडियाज। फॉर हीगल, society was guided by and had limits free in its development by human spirit, society being the outward projection of a spirit। मतलब उन्होंने यही स्पिरिट का मतलब यहाँ घोस्ट या आत्मा से नहीं है, ये स्पिरिट का मतलब हम कॉन्शसनेस से है। और वही जो आइडियाज, वही डायलेक्टिकल जो मैं समझाया हूँ, उसी तरीके से उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है और इस चीज को एलैबोरेट किया है हीगल ने। और 2 मिनट में आप लोगों का टाइम देता हूँ, ठीक है? 2 मिनट में आप लोगों से मैं 2-3 चीज, 4-5 कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। मटेरियलिज्म का मतलब, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर पहले। historical materialism, before writing the historical materialism, you should be very clear about dialectical idealism, that is the thesis, antithesis, synthesis and Hegelian concepts. दूसरा, historical materialism, what is materialism and why it is called historical, this should be very clear. अब उसका जो प्रोग्रेस में बताया हूँ मटेरियलिज्म का, फ्रॉम प्रिमिटिव, एंशिएंट, फ्यूडल एंड modern industrial capitalist society, you have to, in a chronological order, you have to just reflect that ideas कि कैसे कैसे वहाँ क्लास आया, प्रिमिटिव सोसाइटी में मटेरियल कंडीशंस क्या था, और फिर वहाँ के रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे बदलते चलेगी। नहीं, मोड ऑफ प्रोडक्शन बदला तो मीन्स एंड रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन कैसे बदलते चलेगी। इज इट राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो इसी को आप एक्सप्लेन करना है। रिपीटेड क्वेश्चन आया है, अक्सर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से क्वेश्चंस आए हैं। अब अभी तक जो पॉइंट्स हमने आप लोगों से डिस्कस किया है, इसमें आप लोगों को कोई डाउट या कंफ्यूजन हो या कुछ पूछना हो तो बिल्कुल, क्योंकि एक पॉइंट को क्लियर करके चलना पड़ेगा, यही पूरा फ्रेम है। और इसी पे आपको देखिए, ये जो आप पीपीटी देख रहे हैं ये सब्जेक्टिव मैटर है, ठीक है कि नहीं? ये आपको देख रहे हैं रनिंग मैटर है। Yes, sir. ये बहुत ही ऑथेंटिक नोट है। यदि आपने ऊपर का जो मैं फ्रेमिंग बताया हूँ और उसी चीज का एक सब्जेक्टिव मैनर्स में लिखा हुआ है ये बुक फॉर्म में, तो इट इज पूरे को उसी कॉन्सेप्ट को हम इसमें लाए हैं, ठीक है नहीं? तो आप यदि एक उस फ्रेमिंग को ध्यान में रखते हैं, ये रनिंग मैटर्स पढ़ने हैं और जो एक्सप्लेन में करता हूँ उस व्यू को रख लीजिए आपने, तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को लिखना काफी आसान हो जाता है। रादर कि आप और इस पे यदि आपको कुछ भी पढ़ना हो तो वनली आप एक इग्नू मटेरियल्स में भी बहुत डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है, तो एक बुकलेट है इग्नू मटेरियल्स को आप पढ़ लो, बाकी आपको चीजें कहीं कुछ नहीं पढ़ना। इज इट राइट? Yes, sir. रेटजर में भी दिया हुआ है, लेकिन काफी लेंथी दिया हुआ है, काफी एलैबोरेटिव दिया हुआ, आपको 200, 250, 300 वर्ड में लिखना है, तो एकदम टू द पॉइंट। ये जो नोट्स आप देख रहे हो ये काफी मेटिकुलसली ये तैयार है, जो रनिंग मैटर्स है, आप इससे भी क्लियर हो जाएगा। यही चीज आप 4 जगह पर होगे तो सब में लैंग्वेज का अंतर होता है, प्रेजेंटेशन का अंतर होता है, ठीक नहीं? या फिर आप एक बहुत ही और भी एक अपने आप में कौन सा है,
आप एक ब्रॉड व्यू के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम है तो वो पढ़ लो, या फिर आपको जो मैं एक बुक बताया हूँ, जो सांगवान की बुक बताया हूँ, सांगवान IS। Yes, sir. Essential sociology. हाँ, आप उससे पढ़ लो, क्योंकि वो लिमिटेड एकदम बड़ी कंसाइज दिया है टॉपिक्स वाइज, मैंने क्यों कंसाइज दिया है, ठीक नहीं? तो आप यही आइडिया वहाँ मिलेगा, उसके लैंग्वेज अलग होंगे, फॉर्मेट अलग होंगे थोड़ा सा। तो आप टोटल जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, अब ज़्यादातर अब लड़के क्या करते हैं, शुरू में मार्क्स पढ़ना है तो शोध करने लगते हैं, बड़े बड़े बुक ले लेते हैं, मोटे मोटे लेंदी पढ़ लेते हैं, जो हमारे लिए नहीं रेलिवेंट है। ठीक है, इन दिस टॉपिक्स हमारे पास ये जो आप मैटर है ज़्यादा लेंदी नहीं है। अब देख लीजिए, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म आपका टॉपिक्स सर पर्सपेक्टिव। तो टॉपिक में हम लोग को थिंकर के बारे में नहीं पढ़ना है, मतलब उनका कॉन्सेप्ट जो दिया गया उसको पढ़ना है, लाइक कार्ल मार्क्स की पर्सनल की उसके नहीं बारे में नहीं पढ़ना। कार्ल मार्क्स के बायोग्राफी को नहीं पढ़ना है कि कहाँ जन्म लिया, कहाँ पढ़ा, क्या हुआ, क्या क्या, ये सब नहीं पढ़ना। उनकी कंट्रीब्यूशंस क्या है, कभी नहीं पूछता है कि कार्ल मार्क्स का जीवन चरित्र लिखिए। ठीक है, यस सर। कार्ल मार्क्स का जैसे 4 उन्होंने जो टॉपिक्स दिया ऑटोमेटिकली उसके बारे में पढ़ना है। कार्ल मार्क्स एज ए, हम फिलोसफी में जैसे हम एथिक्स में पढ़े हैं, तो एथिक्स में हम उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को पढ़ते हैं। कहीं से भी देखो, बायोग्राफी किसी थिंकर्स का मायने नहीं रखता, उसने किस फील्ड में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, दिस इज वर्थ इम्पोर्टेंस। क्वेश्चन वहीं से आते हैं। कभी भी यस कार्ल मार्क्स का जीवन चरित्र, उन्होंने कहाँ पढ़ा, क्या किया, उसका फैमिली कैसा था, उसके बारे में स्टोरी लिखना, ये सब नहीं पूछे जाते हैं। सिंपली कार्ल मार्क्स एक उनकी ब्रीफिंग रखने हैं कि कार्ल मार्क्स जो इन्होंने 18th एंड 19th सेंचुरी में एक थिंकर्स था, इन्होंने दास कैपिटल, इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, एंड ही कंट्रीब्यूटेड ए लॉट टू द पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंड इन्होंने रिवोल्यूशनरी आइडिया से कम्युनिस्ट का जो सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है उसने दिया। ठीक नहीं, उन्होंने एक कैपिटलिस्ट का विरोध किया, उनकी आइडियोलॉजी को ग्रेट थिंकर्स था, उन्होंने ही इन्फ्लुएंस द डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ द नॉलेज, एंड वो सब चीजें ध्यान में रखनी है आप। ये राइट सर। हाँ सर जो कम्युनिस्ट माइंडसेट या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी सर, जिसकी वो अल्टीमेटली सॉरी इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी एस्टेब्लिश करना चाहते थे सर, तो वो फेल क्यों हो गया वैसा, मतलब इतना पॉपुलर क्यों नहीं हुआ, जिससे रशिया या एक लिमिटेड स्फीयर में इंप्लीमेंट हो देखो, पाया? इसी आइडिया को काफी आक्रामक तरीके से चाइना के जो माओ है ना, माओ से तुंग, यस सर यस। चाइना ने इसी आइडिया को अपनाया, लेकिन वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया। वहां पर में उन्होंने, माओ ने कहा कि द पावर्स कम फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। उन्होंने पावरहीन, गरीब, पुअर, वर्किंग क्लास को कहा कि तुम हथियार उठाओ और जो फ्यूडल लॉर्ड हैं, जमींदार हैं, उससे छीन लो सबका। ठीक है, यही चीज क्या हुआ कि यही आइडिया हमारे भारत में जो नक्सलाइट जो है ना, जो MCC, माओइस्ट, ये सब जो है, इसको चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में वेस्ट बंगाल के नक्सलवादी से हवा दी, और उसके बाद से बिहार में, यूपी, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 8 स्टेट में जो नक्सलवाद उसी विचारधारा से शामिल। अब ये इक्वालिटी देखो, हम डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म आ गया। क्यों इक्वालिटी की जब बात करते हैं कि टुडे इन द 18th 19th सेंचुरी से पूरे यूरोप में डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म है कि जनता वोट देते हैं, एक प्रोसीजर होता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वह प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बनता है, वह कानून बनाता है। यानी कि कोई राजा तो नहीं है कि अपने से बन गया, जनता के द्वारा है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल है, अब्राहम लिंकन ने जैसा कहा। तो इस सेंस में ये डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म गलत नहीं है, वो कैपिटलिज्म गलत था जो लार्ज राजा होते थे, उनकी पावर होती थी, इनइक्वालिटी थी। तो एक इक्वल सोसाइटी यदि हम, अब देखो इसमें इनइक्वालिटी में यदि आप 2 तरह के तरीके हैं, स्टैटिफिकेशंस जब पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। सोशल इक्वालिटी में हम इसमें पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, स्टैटिफिकेशंस वाले यूनिट में, एक डॉक्टर और एक नर्स, एक थ्योरी कहता है कि बिल्कुल जस्टिफाइड है, डॉक्टर बहुत ज्यादा स्किल्ड रोल करता है, इसलिए उसकी सैलरी और स्टेटस हाई है, वह सभी लोग नहीं कर सकता, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है। लेकिन नर्स एक ऑर्डिनरी काम करता है, दैट्स वाई उनके सैलरी या सोशल स्टेटस लो। तो एक इनइक्वालिटी को जस्टिफाई कर रहा है। वहीं पर में मेल्विन ट्यूइंग जैसे आगे, जैसे डेविस एंड मूरे एंड टेलकॉट पार्सन्स, ये कहता है कि सोसाइटी के गोल की दिशा में जो व्यक्ति जैसा परफॉर्म करता है उसको उसी हिसाब से सोसाइटी रिवार्ड देता है। अब ये कैसे हो सकता है कि हम
एक पायलट को और ट्रक ड्राइवर को या डॉक्टर्स को और नर्स को एक कर देंगे तो कंपटीशन नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। और सही बात है कि द ड्रीम ऑफ एन इक्वल एंड जस्ट सोसाइटी, कि हर एक पैरामीटर्स पे सोसाइटी इक्वल होगा, ये कभी भी इनइक्वालिटी इज इनहेरेंट। तो हम मार्क्स का कल्पना था कि नहीं, हर एक लोगों को बराबर का सोशल स्टेटस दो, सबके पास तो मतलब कंपटीशन नहीं होगा, प्रतियोगिता नहीं होगा। आज हमें लगता है आप आई इतना मेहनत करते हो, कंपटीशन है कि हम एक पोजीशंस को हासिल करें। अब सबको आईएएस बना देगा ये तो पॉसिबल नहीं है, सबका स्टेटस एक समान। तो इनइक्वालिटी और इसके अलग अलग सोशोलॉजिकल थ्योरी हैं, एक थ्योरी जस्टिफाई करता है, दूसरा थ्योरी इसको क्रिटिसाइज करता है। तो मार्क्सिक इक्वालिटी होनी चाहिए, हमारे संविधान में भी है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा बेसिक चीजें की इक्वालिटी होनी चाहिए। बट इट इज नॉट कि मतलब हर एक आदमी आईएएस बन जाएगा, हर एक आदमी प्रधानमंत्री हो जाएगा, कोई गरीब अमीर नहीं होगा। ठीक है, तो गरीब अमीर रहेगा, पहले हमेशा से रहा है और आज भी है। और मतलब क्योंकि एक मतलब सिस्टम बना हुआ है, आज टुडे मानो गरीब है, अब गरीब के लिए भी वही लो है कि भाई आप लॉ को फॉलो कीजिए, इनकम टैक्स दीजिए, आप बिजनेस कीजिए, जितना पैसा कमाना है अभी अंबानी बन जाओ। तो आप हम मेरा देखो, ये मेरा पर्सनल व्यूज नहीं है, सोशोलॉजिकल इक्वालिटी हम पढ़ेंगे, उसमें ब्रॉडली इसको डिस्कस करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग है। लेकिन नहीं चला, मार्क्स का जो आइडिया है वो थोड़ा बहुत रसा में आया, रशियन मॉडल जैसे हम कहते हैं, तो रसा में कहते हैं कि रशियन मॉडल ऑफ द कम्युनिस्ट जो था वह सफल हुआ और पॉपुलेशन पे डेवलपमेंट में भी आज इंडिया से काफी हमने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को अडॉप्ट कर लिया। तो बहुत सारे इसमें आर्गुमेंट हैं। तो मैं चाहूंगा कि देखो सही बात है, आप अपनी क्यूरियोसिटी को रखोगे, रेज करोगे क्वेश्चंस, तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग की चीजों को आप रिलेट करोगे। मार्क्सिज्म जो है, मार्क्सियन आइडिया से ही सोशलिस्ट सोसाइटी, रसिया में सोशलिस्ट मॉडल है, कम्युनिज्म और एक सोशलिज्म एक मिलती जुलती कॉन्सेप्ट है, लेकिन सोशियोलॉजिकली दोनों अलग है। ठीक है नहीं, सोशलिस्ट का मतलब एक जो है कि सोसाइटी के हर एक तबके इनइक्वालिटी होगी, लेकिन हर एक तबके के बेसिक कम्युनिटीज का ध्यान रखता है। और कम्युनिज्म एक रिजिड मॉडल था, जो कि मतलब कहता है कि नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी का हर एक रसा में आज भी है कि मतलब कहीं ना कहीं से वो इक्वालिटी, सामाजिकता, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस पे, किसी का घर नहीं है तो आज भी यदि कोई रशियन ओरिजिनल आदमी है तो सरकार उसको घर मुहैया करता है, क्योंकि उसकी अपनी कम पॉपुलेशन है। हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता है। तो रसा का मॉडल अलग है, चाइना का मॉडल अलग है, अलग अलग देशों में फैला। लेकिन इक्वालिटी क्या, चाइना आज कैपिटलिस्ट नहीं है, रसा आज कैपिटलिस्ट की डायरेक्शन में नहीं है। हमारे देश में यदि कहोगे कि ये जेएनयू वाले कहते हैं कि हम सोशलिस्ट और ये मार्क्सिज्म के आइडियोलॉजी से हैं, लेकिन सारे 70,000 का मोबाइल रखता है कन्हैया कुमार, तुम सोशलिस्ट हो, तुम मार्क्सवादी हो, तुम इक्वालिटी की बात करते हो, किस गरीब की बात करते हो? सब कैपिटलिस्ट हैं, प्रोफेसर सब जितना है सब वो बंगाली। तो मेनी वेज की इक्वालिटी एक तरह से हम देखो हो सकता है, बहुत हद तक चाहिए, बट कंप्लीट इक्वालिटी की हर एक चीज इक्वल होगा, इस पे कहीं ना कहीं से एग्जैगरेशन है कि हर एक आदमी का पावर, नौकरी, पैसा, तो चीजें हो जाए तो सोसाइटी स्टेट हर एक चीज दे, है नहीं। फिर हर एक चीज एक तो आइडिया नहीं चल पाया, कैपिटलिज्म आ गया, और कैपिटलिज्म का विरोध करके आज कोई भी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकता है। इंडिया को यदि आगे बढ़ना है तो कैपिटलिस्ट पूंजी चाहिए। कोई भी आज के डेट में कैपिटल के बिना सोशल डेवलपमेंट भी नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यस सर। तो ये इक्वालिटी इनइक्वालिटी वाला हम एक स्ट्रेटिफिकेशंस यूनिट में पढ़ेंगे। यहाँ मार्क्सिज्म का मॉडल इंडिया में भी आया। इंडिया में भी जैसे देखो, हमारे यहाँ बंगाल में लंबे समय तक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, कम्युनिस्ट जिसको हम कहते हैं, वो कम्युनिस्ट उसी विचारधारा से प्रभावित, इक्वालिटी, लेबर की प्रॉब्लम, वर्किंग क्लास, इसको एडवोकेट करते हैं। त्रिपुरा में बहुत दिन तक था, केरल में था, लेकिन आप देखो बंगाल से चला गया, तृणमूल आ गया, केरल में भी बहुत स्थिति खराब है, त्रिपुरा में भी चली गई। मतलब आज सोसाइटी उस चीज को लगता है कि जो कम्युनिस्ट या लेबर ये सब जो मूवमेंट था, पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म आ गया, डेमोक्रेसी आ गया, कुछ चीजें उसको भागने लगी। तो इसीलिए मार्क्सिज्म नहीं है। सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोशियोलॉजिस्ट मानते हैं कि द मार्क्सियन ड्रीम हैज नेवर रियलाइज्ड एंड इन फ्यूचर इट विल आल्सो नॉट रियलाइज। अब वो रिवॉल्यूशन की बात करता है, वह क्रांति की बात करता है, कैसे आएगा, तो लेबर लोगों को कैपिटलिस्ट का बताओ। इसको वेबर ने बढ़िया से लिखा है कि किसी फैक्ट्री में, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बोलो कि स्टोरी की तरह मार्क्स को समझो। किसी फैक्ट्री में, आर यू गेटिंग, ऑल ऑफ यू गेटिंग माय वॉइस? यस Yes, sir. Yes, sir.
किसी फैक्ट्री में एक कैपिटलिस्ट क्लास के लोग फैक्ट्री लगाता है, इन्वेस्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, लेबर लोगों को उसमें रोजगार देता है, एम्प्लॉयमेंट दिया, तो दोनों जब मिल करके प्रोडक्शन में कैपिटलिस्ट पैसा लगाया और लेबर लोग उसमें काम किया, उसको वेजेस दिया, तब प्रोडक्शन पॉसिबल है। मार्क्स कहता है कि नहीं, हमेशा एक कॉन्फ्लिक्टिंग, वो कैपिटलिस्ट क्लास के लोग उसका शोषण करते हैं, कम वेजेस देते हैं, मतलब दोनों के कॉपरेशन की बात नहीं करता है, यह कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है। तो एक कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब फैमिली जैसे इंस्टीट्यूशन में कहता है कि फैमिली का इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए, हस्बैंड जो है सो पत्नी का फिजिकल जो क्या कहते हैं शोषण करता है, जो पत्नी जो काम करता है उसके बदले उसको ये वेजेस नहीं देते हैं। ये कैसे हो सकता है कि भारतीय फैमिली में जरा कल्पना करो कि एक व्यक्ति बाहर से कमा के लाता है, पत्नी घर संभालती है, दोनों के कोऑर्डिनेशन से परिवार चलता है, और मार्क्स कहता है कि नहीं, परिवार में तो क्या पुरुष, भारतीय हस्बैंड हर एक महिला पत्नी का शोषण करता है, ये शोषण हो गया। अब उसका अलग व्यूज है, रिलीजन को उसने फिर एब्यूज किया, रिलीजन को बहुत ही खराब तरह से गाली दिया है। तो दिस इज हियर कि मार्क्सिज्म को एक देखो, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन क्या था कि यहूदियों को कैपिटलिस्ट लोग, नेपोलियन, ये सब लोगों ने बहुत टॉर्चर किया। ज्यूज कम्युनिटी का ये था, ज्यूज जानते हो ना, ज्यू, ये सर इजराइल जो है अभी हाँ, पे। उस सब को पूरा जर्मनी में कत्लेआम करके मार दिया गया। इनइक्वालिटी था, इन्होंने बचपन में देखा कि किस तरह से अत्याचार होते हैं, गरीबी झेला, फिर क्या कहते हैं सोसाइटी में राजा महाराजे, फ्यूडल लॉर्ड्स सबका अत्याचार देखा। तो चूंकि उसने देखा, जो उसमें में था भी, भारत में भी था, जमींदार कितना अत्याचार करते थे, बड़े लोग कितना, अंग्रेज कितना टॉर्चर करता था, तो इसीलिए इसकी सोच काफी कैपिटलिस्ट के विरुद्ध चला गया। ये कैपिटलिस्ट जो खास करके फ्रांस की क्रांति भी जो हुई थी, तो वह कैपिटलिस्ट के विरुद्ध हुआ था। इक्वालिटी की बात की, फ्रेटर्निटी की बात की, जस्टिस की बात की। तो ये बात तो है कि 19th सेंचुरी तक, 18th सेंचुरी तक पूरे दुनिया में इनजस्टिस था, इनइक्वालिटी था, लेबर क्लास के लोगों का कोई स्टेटस नहीं था, सारा पावर, स्टेटस, प्रेस्टीज, मनी सब ये नोबल और पोप और के लोगों के पास होता था। सो अगेंस्ट दिस एग्जिस्टिंग जो रियलिटी था, उसके खिलाफ मार्क्स ने ऐसे ऐसे खतरनाक हो, इक्वल होना चाहिए, तुम राजा किस बात का, तुम मालिक किस बात का, तुम नोबल किस बात का, एक गरीब आदमी को भी पोजीशन मिलना चाहिए। तो एक बहुत हद तक रैशनल बात था। बट कहीं ना कहीं से सोसाइटी हमेशा से एलिट का जो थ्योरी है, वही बात है कि वो ये डेमोक्रेसी फिर आया, आज देखो आज सब उसी ओर जा रहा है, डेमोक्रेसी, यानी कि अब राजा राजतंत्र तो खत्म हो गया। खैर उसने, राजा रजवाड़े ने बहुत अत्याचार भी तो किए हैं। मेडाइवल टाइम में पूरे यूरोप से लेके जितने राजा थे, अत्याचारी थे, डिक्टेटर था। लुइस सोलामा कहता था आई एम द स्टेट, मैं जो हूँ। अभी आज भी देख लो, अस्ताना शाही जो है नॉर्थ कोरिया वाला, क्या है वो? किम जोंग उन। हाँ, वो क्या कहेंगे, वो इंटरनेट यूज नहीं करो, मोबाइल फ्रीडम नहीं है, राइट नहीं है, पॉवर्टी वहां है, गरीबी, लोग मर रहे हैं, और ये हाइड्रोजन बम बनाता है, क्या बनाता है। इसके खिलाफ कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया में भी कभी देखना कि रिवॉल्यूशन होगा। लीबिया में क्या हुआ, वो जो गद्दाफी जो कर रहा था। तो पूरी दुनिया को आज जैसे जैसे अवेयरनेस, कॉन्सियसनेस आ रहा है, वह डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म की तरफ, जनता गवर्नमेंट को चूज करेगा, वही व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा, वही ये बने, या पावर, वो जो पॉलिसी बनाएगा वो सबको मान्य होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यस सर। और दूसरा, इंडिया में नहीं चला कि इंडिया, देखो इंडिया डेमोक्रेसी भी अपनाया, वेलफेयर स्टेट अपनाया, तो क्या गरीब के लिए, लेबर क्लास के लिए सरकार आज बहुत कुछ दे रहा है, डिलीवर कर रहा है। तो हम कैसे कहेंगे कि मतलब अंबानी का लोग आज भी एग्जाम्पल देते हैं कि अंबानी के लिए सरकार काम कर रहा है और कैपिटलिस्ट कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहा है। कॉर्पोरेट यदि आज पूरे हाथ खड़ा कर दे, तो भारत में जानते हो भारत में क्या हंगामा खड़ा हो जाएगा। आज भारत सरकार 10% लोगों को मात्र जॉब दिया हुआ है, सारा जॉब कॉर्पोरेट दिया हुआ है। आज अंबानी यदि डिक्लेयर कर दे सारा इंडिया में हम कोई काम नहीं करेंगे, टीसीएस और ये बंद कर दे सब सारा, तो जानते हैं लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, भारत का इकोनॉमी इधर से उधर होगा। कितने लोगों को दिया है, क्या काम नहीं करता वो देश के लिए, लोग उसमें जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, एम्प्लॉयमेंट है, प्राइवेट सेक्टर्स में लोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या अंबानी कहेगा कि नहीं, अंबानी कॉर्पोरेट है वो शोषण करता है? अब जरा ये भी तो देखो कि अंबानी करोड़ों लोगों को जॉब दिया हुआ है, टीसीएस कितना, टाटा कितना को जॉब दी है। मार्क्स कहता है कि नहीं, वो कैपिटलिस्ट है, वो शोषण करता है, लो वेजेस देता है। तो अब इस तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज, क्या उसको भी सरकार रेगुलेट किए है, वो अपने हिसाब से, जो व्यक्ति आप मान लो जो डिजर्व कर रहा है वो कॉर्पोरेट में जाके पैसे कमा रहे हैं।
वो तो नहीं है कि महिला को नहीं लेंगे या हम दलित को नहीं लेंगे, आप यू इफ यू डिजर्व जस्ट यू गेट द प्लेसेस इन द टीसीएस और एनी कंपनी और लाइक दैट। सो मार्क्स हमेशा से कैपिटलिस्ट, बड़े लोग, पैसे, अब देखो बहुत हद तक सही भी है कि पावर स्टेटस कई बार ऐसा होता है कि गलत के हाथों में होता है, उस समय में था भी, तो मार्क्स के समय में कुछ और तरह के कॉन्सेप्ट हैं, बट टुडे सोसाइटीज में ऐसे नहीं। ये राइट, तो मार्क्स को लिखते समय बड़ी बैलेंस रखेंगे, कुछ चीजें हम जस्टिफाई करेंगे, यस मार्क्स ने ठीक कहा, बाकी हर एक चीज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इज इट राइट? सर Yes, sir. सोशलिज्म पहले आया होगा कि कम्युनिज्म? देखो सोशलिज्म जो है, सोशलिज्म एक तरह का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है कि हमेशा से राम राज्य में भी क्या था, राम राज्य एक तरह से देखा जाए तो सोशलिज्म था कि समाज को, सभी वर्गों को, हर एक लोगों को राजा ध्यान रखते थे। लेकिन ये जो कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है, इसी को मार्क्स ने एक अलग रूप से इक्वालिटी, वहाँ ठीक है, देखो वहाँ राम राज्य में भी ऐसा नहीं था कि जो मंत्री होते थे, कॉमन लोग होते थे, कहीं ना कहीं से एक डिवीजन, लेकिन बेसिक चीजें समान, रेस्पेक्ट, एक्सप्लॉइटेशन, जो नेगेटिव चीजें थी नहीं थी, इसीलिए हम सतयुग या राम राज की बात करते हैं। तो सोशलिज्म हमारे देश में भी जो रसा का जो मॉडल है, हमारे प्रधानमंत्री भी नेहरू जो थे, काफी सोशलिस्ट आइडिया उनका फीलिंग था, भगत सिंह को सोशलिस्ट आइडिया, लेनिन बहुत अच्छा लगता था, और नो डाउट हमने भी संविधान में जो 76 हमारा अमेंडमेंट है, वर्ड सोशलिस्ट को ऐड किया, इंडिया इज ए सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हम पढ़ते हैं। तो सोशलिस्ट का मतलब होता है कि सोशल हार्मनी, सोशल यूनिटी, हर एक व्यक्ति का सोशल पोजीशन, प्राइड, रेस्पेक्ट, सम्मान, इन चीजों को इंश्योर कर, ठीक है कि नहीं? इट डजंट इम्प्लाई कि सबका इनकम एक जैसा होगा, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगा, यानी कि गरीब भी है तो उसका एक प्राइड है, स्टेटस है, पोजीशंस है, और मोर और लेस स्टेटस लेवल पे, सोशल पोजीशन लेवल पे, क्योंकि आज के डेट में क्या है कि सोशल स्टेटस इकोनॉमिक स्टेटस से डिसाइड होने लगा। तो डेफिनेटली कि जो अब कार्ल मार्क्स कहता है कि पर्सनल प्रॉपर्टी किसी का नहीं है, आज यदि कहता है कम्युनिस्ट सोसाइटी में मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, यानी कि ये मेरा घर है, मेरी जमीन है, मैं इतना अर्न किया तो मैंने गाड़ी खरीदा, आपका पर्सनल कुछ भी नहीं, सब सरकारी होता है। अब ये यदि आज मान लो कि इस तरह के आइडिया कर ले कि भाई मैं इतना कमाऊं, कुछ भी कमाऊं, लेकिन मैं इसी रैंकिंग में रहूंगा, तो फिर क्या होगा? आप इतना मेहनत क्यों करते हो, फिर कंपटीशन, कोई इंजीनियर, तो फिर कहीं ना कहीं से एक सोसाइटी के लिए ड्रॉबैक्स है। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी का मतलब कि इकोनॉमिक जो रिवार्ड है सब लोगों को बराबर, यानी कि मान लो कि 1 लाख रुपया सरकार को आया, तो 1 लाख रुपया सब में बराबर का बांट, सब मिलके प्रोडक्शन करेगा और सब जिसको जितना नीड है उस हिसाब से बांट लो। दिस इज द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यस सर। प्रोड्यूस Yes. अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू योर वंस नीड। अब उसमें तो अब इसमें ये चीज है कि भाई अब आप जितना भी मेहनत करो तो कहीं ना कहीं आइडियलनेस भी होगा ना, लोग करेगा भाई इतना हम नहीं भी करेंगे तो हमें तो मिल जाएगा। हमारे यहाँ तो माइंडसेट जानते हो इंडिया में क्या है, और भी आज हर एक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में यदि लोगों को 5,000 मिनिमम इनकम राहुल गांधी जैसे कहा दे दी तो कोई काम ही नहीं करेगा, उसको खाना मिल गया, थोड़ा सा नीड हो गया, बस हो गया, बोला कि हमको अब कमाना ही नहीं, लोग बैठे रहेंगे, कार्ड खेलता रहेगा। तो जब प्रोडक्शन कैसे होगा, लोग हम ऐसे, तो फिर कंपटीशन नहीं होगा ना। सो कम्युनिस्ट सोसाइटी देखो एक था टू सम एक्सटेंट कि इक्वालिटी होनी चाहिए सोशल। आज जो हमारे देश में 80% लोग जो सफर कर रहे हैं, तो ऐसी इतनी इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। जो गांव वाले हैं, पुअर हैं, बैकवर्ड हैं, तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी अपीलिंग है बहुत हद तक। तो लेकिन ये जो आक्रामक सोच दिया कि लेबर क्लास को, आज देखो कितना ILO जैसे संगठन बने हैं, हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर बने हैं, उनको कई सारे वेलफेयर मेजर हैं, इंडिया कई तरह से उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट की संविधान में उनके लिए काफ़ी कुछ प्रोविजन है, SC ST जो भी पिछड़े हैं उन लोगों के लिए, लाइक दैट। तो कंप्लीट इक्वल सोसाइटी एंड जस्ट सोसाइटी इट इज ए ड्रीम होगा ना, ये कहीं भी नहीं सकता। आगे आप यदि करेंगे तो फिर चीज़ें, अंबानी सोचेगा कि कुछ भी करेंगे तो हम नहीं बन सकते, तो फिर नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कुछ उसके अपने लोफल्स हैं, ये टाइट। यस सर। सर तो एक्चुअल में इक्वालिटी का क्या बेस होना चाहिए? देखो इक्वालिटी होना मेहनत। चाहिए,
इक्वालिटी का बेस होना चाहिए बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ, रोटी, कपड़ा, मकान, घर, ये सारे चीज सब लोगों को मिलना चाहिए। इस सेंस में मैं मानता हूँ कम्युनिस्ट ठीक है। मतलब हर एक चीज जो मान लो आज यदि कोई गरीब है वो काम करना चाहता है, नहीं मिल रहा है, तो ये तो इट इज नॉट जस्टिफाइड। इक्वल मतलब कि आपका प्रेस्टीज भी है, स्टेटस भी है, लेकिन आपके पास यदि आपको आप BMW चाहिए, एक आदमी को मान लो BMW कमा लिया, पैसे अच्छे काम किए, उसको कुछ अलग ढंग से किया, प्रोडक्शन किया और उसने अपने तरक्की से कुछ